हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे NCERT 8th क्लास की लोक संस्कृति और योग का 5वां लेसन, जिसका नाम है हिमाचल की संस्कृति का बदलता स्वरूप। ये लेसन बहुत ही अच्छा लेसन है क्योंकि इस लेसन में ये बताया गया है कि पहले हिमाचल का कल्चर कैसा था और आज उसमें क्या क्या चेंजिंग आई हैं, चाहे वो खाने पीने का है, चाहे वो एक दूसरे से गैदरिंग का है। ठीक है, तो लेसन शुरू करते हैं कि तिलक रामपुर बस अड्डे, रामपुर जो है वो शिमला में है, वहाँ के बस अड्डे में अपने मेहमानों को लेने के लिए आए हुए हैं। जो उसके मेहमान हैं वो आ रहे हैं इंग्लैंड से। कौन कौन? प्रिंस है, उसका भतीजा जैक और भतीजी लीजा, वो आते हैं और जो तिलक है उनको अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और दोनों को जो है अपने घर की तरफ ले चलते हैं। रास्ते में उन बच्चों को दिखते हैं कि वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं ना, उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े डाले होते हैं अलग तरह के। तो वो बच्चे बोलते हैं कि हम भी कल ये कपड़े खरीदेंगे। तो उसमें जो उनका अंकल तिलक है वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम लोगों को पसंद होंगे, इसलिए मैंने पहले ही खरीद लिए हैं। उसके बाद जैसे वो गाड़ी से आगे जा रहे होते हैं तो जैक जो बच्चा है उसको दिखाई देता है कि एक औरत बहुत ही उदास बैठी होती है। तो तिलक पूछता है, जैक पूछता है कि अंकल इसको क्या हुआ है। तो तिलक बोलता है कि पिछले महीने जो है इसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, औरत की हस्बैंड की। तो और यहाँ की जो सभ्यता है उसके हिसाब से इसकी शादी अब दोबारा नहीं होगी, इसलिए उदास है। तो भतीजी जो लीजा है वो बोलती है कि हमारे इंग्लैंड में तो ऐसा नहीं होता है, अगर कोई विधवा हो तो उसकी शादी हो जाती है। लेकिन आप लोगों को पता है कि भारत में ये अब तो प्रथा शुरू हो भी गई है, लेकिन पहले पहले अगर आप अपना इतिहास पढ़ेंगे तो ये बहुत ही बुरी प्रथा हुआ करती थी। और ये इस पर क्वेश्चन भी है कि क्या विधवा विवाह को बुरा मानना चाहिए। फिर आगे चल के प्रिंस जो है वो देखता है कि कुछ लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और उन्होंने जानवर, बकरियां वगैरह ली होती साथ में। तो वो पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो तिलक बताता है कि ये बलि देने जा रहे हैं, वो देखो बकरे जिन्हें जल्दी ही काट दिया जाएगा। तो आपको पता है कि हिमाचल में अभी भी कहीं कहीं मंदिरों में ये रिवाज है, जगहों पे रिवाज है कि जब मन्नत पूरी होती है तो बकरे काटे जाते हैं, बलियां दी जाती हैं। तो गवर्नमेंट ने तो इस पे बैन लगा रखा है, लेकिन फिर भी बलि दी जाती है। और भूत प्रेत भगाने और देवों को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती है। तो ये क्वेश्चन है कि क्या पशु बलि सही है। तो उसका आंसर हम क्या लिखेंगे? नहीं, पशु बलि सही नहीं होती है। जरूरी नहीं होता है कि हम किसी को मार रहे हैं, किसी की बलि दे रहे हैं तो भगवान खुश हो जाएं। ठीक है, उसके बाद लीजा पूछती है कि क्या पूरे हिमाचल में पशु बलि दी जाती है। तो तिलक कहते हैं नहीं, पूरे हिमाचल में तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं है, जैसे काहिका, भुंडा जैसे आयोजन जो होते हैं वहां पे नरबलि का इतिहास है। मतलब इतिहास हमारे पुराने समय में नरबलि होती है मनुष्य की बलि। उस समय काहिका और भुंडा जैसे उत्सव जो होते थे उसमें नरबलि, इंसानों की बलि दी जाती थी है। लेकिन अब जो है नरबलि को पूरी तरह रोक दिया गया है, लेकिन उसकी जगह कहीं कहीं पर देवताओं को खुश करने के लिए जानवरों की बलि दी जाती है। फिर वो बच्चे अपने अंकल के साथ हमीरपुर एक फंक्शन में जाते हैं, वहाँ पे नाटी हो रही होती है। ये पिक्चर में आप देख रहे होंगे, जैसे लोग गैदरिंग में इकट्ठे हुए डांस कर रहे हैं, इसको नाटी कहा जाता है लोकल भाषा में। तो तिलक बताता है उन बच्चों को कि ये यहाँ कई तरह की नाटियाँ होती हैं, मगर इतनी घटती लोकप्रियता के लिए बदलता युग उत्तरदायी है। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में इसका ह्रास हो रहा है, मगर हमें इसे बचाना है ताकि हमारी संस्कृति जीवंत रहे। अर्थात अब जहाँ आप ऊपर वाले एरियो में जाएंगे, पहाड़ों वाले में, वहाँ पे ये अभी भी प्रचलित है। अभी भी शादियाँ, उत्सव वगैरह, महोत्सव वगैरह हो तो ये नाटियाँ लगाई जाती हैं, करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ के प्लेन एरिया में देखें तो जब भी शादियाँ वगैरह होती हैं, फंक्शन होता है, तो एकदम से हम लोग डीजे वगैरह कर लेते हैं, जिससे जो है इनकी लोकप्रियता कम हो रही है। फिर जय क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल संस्कृति महान है, मैंने सती प्रथा के बारे में पढ़ा है, तो क्या ये अभी हिमाचल में है। तो इसमें तिलक बताता है कि नहीं, अब ये सती प्रथा यहाँ नहीं है, ये पहले हुआ करती थी, आज़ादी से पहले तक हुआ करती थी। शायद 1920 से पहले हुआ करती थी सती प्रथा, फिर इसको बंद कर दिया गया था। सती प्रथा क्या होती है? जब पुराने समय में किसी औरत का हस्बैंड मर जाता था तो उस औरत को भी अपने हस्बैंड के साथ जिंदा ही जला दिया जाता था, उसे सती प्रथा कहा जाता है। फिर उसके बाद तिलक बताता है, सभी गाड़ी में बैठे होते हैं, कि
कुछ लोग देखो गांव के टाना माना कर रहे हैं, मतलब टाना माना छोटे छोटे टोटके जो होते हैं, वो क्यों? महामारी को रोकने के लिए देसी उपाय है और यह भी विश्वास और आस्था से जुड़ा है। अब महामारी क्या होती है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम कि जैसे किसी को चिकन पॉक्स चेचक हो गया है, तो यहाँ गाँव में क्या करते हैं कि जिसको चिकन पॉक्स हुआ है उसको जो है अलग बिस्तरे में रखेंगे, उसके पास एक पौधा होता है जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं बना, वो रखते हैं, उसका झापा वगैरह लगाते रहते हैं ताकि जो है उसको और ज़्यादा ना हो। फिर या तो धूनी वगैरह देंगे जिससे उसको फर्क पड़े, उसे टाना माना कहते हैं। फिर जब पूछती है कि इससे महामारी जो बीमारी है वो फैलिए कैसे रुकेगी, तो बताते हैं, तिलक बताते हैं कि ऐसा होता है, वैज्ञानिक अगर इसे ना माने तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि ये हमारी भगवान पर आस्था का प्रतीक है। और में भूत प्रेतों को भगाने हेतु था का आयोजन भी किया जाता है। ये आपका क्वेश्चन है, ये 1 नंबर का आता है। फिर लीजा पूछती है कि भूत प्रेत तो होते नहीं तो क्यों होता है, क्यों करते हैं ऐसा, तो ये आपका क्वेश्चन भी है कि पूछा कि क्या भूत प्रेत होते हैं, तो हम उसका आंसर लिखेंगे नहीं, भूत प्रेत नहीं होते हैं, ये हमारे मन का वहम होता है। फिर वो आगे देखते हैं कि तभी करनाल व ढोल बजाते हुए लोग देवों को पालकियों को उठाकर उनके सामने से गुजरते हैं। लीजा पूछती है कि ये क्या है, तिलक बताते हैं कि ये पहाड़ी लोग हैं जो देवता को पालकी पर बैठाकर ले जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जब भी मेले, बड़े बड़े मेले लगते हैं तो हमारे जो देव होते हैं वो पालकियों में बैठ कर आते हैं, लोग उनके साथ होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंस पूछता है कि मलाना गणतंत्र में झगड़ों के निर्णय देवों की अहम भूमिका है, देव का निर्णय अंतिम होता है। तो हाँ, मलाना गणतंत्र जो है मलाना मणिकर्ण के पास है, ये सबसे पुराना गणतंत्र है जहाँ पर आज भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई झगड़े वगैरह होते हैं, वहाँ पे पुलिस नहीं आती है, वहाँ पे इनका निपटारा देवता जो हैं उनके उसके बेस पर होता है। फिर इस लेसन में सिड्डू पहाड़ी खाने के बारे में बताया हुआ है कि सिड्डू होते हैं, उनको बहुत ही हमारा पुराना जो खाना है वो है। फिर बच्चे जो हैं वो रास्ते में देखते हैं कि यहाँ के घर बहुत डिफरेंट टाइप के हैं, मतलब लकड़ी के बने हैं और उनमें बहुत अच्छी डिजाइनिंग की हुई है। तो तिलक बताते हैं कि हाँ, यहाँ के सभी घर पुराने मकान काठकुणी शैली के बने हैं। काठकुणी शैली, उसमें क्या होता है कि दीवारों में लकड़ी का प्रयोग करते हैं और छत में जो है वो स्लेट लगाई जाती है, और परंतु अब उसकी जगह फिर से अब ये सीमेंट और लोहे से बने से घर बन रहे हैं। फिर लीजा फिर से पूछती है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो जो उनका ओरिजिनल गेटअप है, ड्रेसअप है, वो नहीं दिखाई दे रहा, जो पहनावा है, तो ये तो जीन्स टी शर्ट सूट में है। तो तिलक बताते हैं कि हाँ, समय के साथ साथ लोगों के खान पान व पहनावे में भी अंतर आया है। लोग स्थानीय पहनावे के साथ साथ अब अन्य रेडीमेड वस्त्रों को भी अधिक महत्व दे रहे हैं, परंतु विशेष अवसरों जैसे शादी, मृत्यु व त्योहारों के समय आज भी लोग स्थानीय पहनावा, खान पान व मान्यताओं को अधिक महत्व देते हैं। फिर बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि और क्या क्या चेंजिंग है, तो तिलक बताते हैं कि लोक कलाएं भी लुप्त होने के कगार पर हैं। विजय कुमार कांगड़ा कलम के गिने चुने प्रहरी बचे हैं। प्रदेश सरकार इस कोशिश में है कि इनका संरक्षण हो, ताकि खेल तमाशे, रासलीला, रामलीला की लोकप्रियता टीवी व रेडियो के बाद कम हुई है। अब जैसे आपने यह सुना भी होगा कि जैसे आपकी दादी नानियाँ बोलती होंगी कि पहले रामलीला हुआ करती थी, हम लोग इतनी दूर पैदल चलकर जाया करते और देखा करते थे, लेकिन अब ये कम हो गया है। क्यों कम हो गया है? क्योंकि जब भी कोई ऐसा ओकेजन आता है, नवरात्रे आते हैं या रामलीला होती है, तो हम लोग घर में बैठकर टीवी में उनको देख लेते हैं, रेडियो में सुन लेते हैं, तो अब उनका प्रचलन जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। फिर जो लीजा है वो पूछती है कि अंकल जी, यहाँ की तो जो शादियाँ वो भी बड़ी मनोरंजन होती हैं, तो तिलक बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में विवाह शादी में प्राचीन लोकगीत व नृत्य होते हैं, प्राचीन परंपराएं निभाई जाती हैं, लेकिन बदलते समय के पुराने वाद्य यंत्र के स्थान पर नए वाद्य यंत्र आ रहे हैं। यही नहीं, धाम में रोटी परोसने के लिए स्टैंडिंग खाना देने, होटलों में विवाह करने या मंदिर, न्यायालय आदि में विवाह के नए रूप उभरे हैं। हिमाचल प्रदेश में विवाह का स्वरूप बदल रहा है। ये सच है, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे कि किसी किसी घर में जब भी शादी होती है तो लोग ज़मीन में बैठ के खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ गैदरिंग करते हैं अच्छे से। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे समय बदल रहा है, लोग होटलों में शादियां कर रहे हैं, रिसेप्शन होटल्स में होती हैं,
स्टैंडिंग खड़े होके खाना खाया जाता है, बस आते हैं खाते हैं और जाते हैं। अब ऐसा माहौल नहीं रहा है, लेकिन हमारे पुराने गाँव में आपको ऐसा कल्चर देखने को मिल जाएगा। इस पर लीजा बोलती है कि हाँ, हमारे यहाँ शादी चर्च में होती हैं, ईसाई चर्च धर्म में चर्च का बड़ा महत्व है। और इसी के साथ लेसन ख़त्म हो जाता है। और ये लेसन बहुत ही अच्छा है, हिमाचल बहुत ही अच्छा है हिमाचल के बारे में। तो आइए अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कि कहाँ के निवासी थे लीजा जैक, तो वो इंग्लैंड के थे। दूसरा है कि लीजा जैक क्या हिमाचल संस्कृति के बारे में जानते थे, तो हम लिखेंगे हिमाचल आने से पहले लीजा और जैक हिमाचल संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन किताबों के माध्यम से उन्होंने हिमाचली संस्कृति के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान लिया था। फिर है कि क्या विधवा विवाह को बुरा मानना चाहिए, तो मैंने इसको पहले भी बोला था कि विधवा विवाह को बुरा मानना उचित नहीं है, क्योंकि उन्हें भी जीवन जीने का अधिकार है। फिर आता है बलि की सार्थकता क्या है, क्या हमें पशुओं की बलि देकर देवों को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, तो इसका उत्तर है नहीं, हमें पशु बलि नहीं देनी चाहिए। पशु बलि देने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पशुओं की बलि देने से देवता खुश नहीं होंगे और उनकी जान जो है वो व्यर्थ में चली जाएगी। फिर नेक्स्ट है कि क्या भूत प्रेत होते हैं, यदि हाँ तो क्या आपने ये देखे, तो भूत प्रेत नहीं होते हैं, ये हमारे मन का भ्रम होता है, और नहीं, हमने भूत प्रेत को नहीं देखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचली संस्कृति के समक्ष आज क्या क्या समस्याएं हैं, तो उसका आंसर हम राइट करेंगे हिमाचली संस्कृति के समक्ष आज बहुत सी समस्याएं हैं। अंधविश्वास के नाम पर विधवा विवाह को बुरा मानना, पशु बलि देना और भूत प्रेत पर विश्वास रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल की पारंपरिक बोलियों, लोकगीतों और पहनावों में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, तो उसका आंसर है कि हिमाचल प्रदेश की परंपरा बोलियों जैसे देसी बोलियों में विदेशी भाषाओं के शब्दों का मिश्रण हो रहा है। यहाँ की लोक कलाओं, गीतों में पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव आ रहा है। यहाँ के स्थानीय पहनावे में पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव आ रहा है। फिर क्वेश्चन है कि हिमाचल की संस्कृति को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो आंसर लिखेंगे हिमाचल की संस्कृति को बचाने के लिए प्रदेश सरकार विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है तथा लोक संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार भी देती है। फिर है कि हिमाचली लोकवाद्यों पर मंडरा रहे संकट व इसके लिए हाल के उपायों पर प्रकाश डालिए, तो आंसर लिखेंगे हम इसका पश्चिमी संस्कृति के प्रभावों से हिमाचली लोकवाद्यों का स्थान पश्चिमी वाद्य यंत्र लेते जा रहे हैं। इससे रोकने के लिए प्रदेश सरकार हिमाचली लोकवाद्यों पर आधारित प्रतियोगिता आयोजित कर इन्हें संरक्षण दे सकती है। विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर पर भी इन वाद्यों पर आधारित प्रतियोगिताओं द्वारा इन पर मंडरा रहे संकटों से बचा जा सकता है। अब युवा वर्ग लोक वाद्यों की ओर आकर्षित होगा, तो इससे इनके प्रयोग में वृद्धि होगी। तो ये था ये हमारा लेसन नंबर 5, हिमाचल की संस्कृति का बदलता स्वरूप। आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।